देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेबनान में गृह युद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेबनान से आज की बड़ी खबर, महाविस्फोट के बाद लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया है। जबरदस्त दंगे भड़क गए, हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। लोग सरकार और सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेबनान के कई मंत्रालयों पर उग्र भीड़ ने कब्जा कर लिया है। विदेश, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय पर भीड़ ने धावा बोला और सुरक्षा बलों की एक भी नहीं सुनी। जन आक्रोश के सामने लेबनान सरकार बेबस नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो हैं लेबनान की, ये साफ इशारा कर रही हैं कि अब लेबनान जो है वो क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गृह युद्ध जो है वो संभव नजर आ रहा है आने वाले वक्त में, और यही वजह है कि लेबनान की सरकार भी साफ तौर पर अब ये कह रही है कि आने वाले वक्त में चुनाव पहले कराने पड़ सकते हैं अगर हालात को दुरुस्त करना है तो लेबनान में भीड़ कुछ इस तरह भड़की है कि सेना और पुलिस के जवानों पर सीधा हमला बोल दिया है। बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा में लगे जवानों पर जबरदस्त पत्थर भी बरसाए। हालत क्या है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जो लेबनान की इन घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं मौजूद हैं। शकील अहमद साहब ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हरिंदर मिश्रा जी जो कि पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जेरूसलम से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिंदर मिश्रा जी, इस वक्त लेबनान किस तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? जो तस्वीरें हैं वो तो गृह युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। की तस्वीरें आपने दिखाई और वहां पर कुछ लोगों से मेरी बात भी होती रही है पिछले दिनों। जी। तो उनका कहना है कि वहां पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, सरकार नहीं करवा पा रही है लोगों को। वहाँ कहा जा रहा है कि जो अभी फूड स्टोरेज है, वो जो वहाँ पर खुराक है, वो महज हो सकता है 1 महीने के अंदर वहाँ पर जो है बिल्कुल लोगों को खुराक भी ना मिल सके। तो ऐसे बदहाली के आलम में जाहिर है कि लोगों में आक्रोश है। साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ ये भी बातें कही जा रही है कि जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, जो मंगलवार को वहाँ पर विस्फोट हुआ, तो उसको वो भी लोगों को बात समझ में आ गई है कि 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर पिछले 6-7 सालों से वहां पर पड़ा हुआ था। सरकार को मालूम था। लोग ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है उसका बंदरगाह पर पूरी तरह से पकड़, उसकी बहुत मजबूत पकड़ है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो भी उसके अंडर में आता है, कस्टम्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो ऐसे में जो है ये संभव नहीं है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, और इस जानकारी के होते हुए भी उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा जो है दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एमोनियम नाइट्रेट जो है वो ये एक्सप्लोसिव जो है हिजबुल्लाह ने कई देशों में जो है इसका इस्तेमाल किया है, वहाँ पर जो भी उसने हमले किए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे जानबूझ करके रखा गया था कि इसको भविष्य में इसका कहीं इस्तेमाल किया जा सके। तो कई तरह की ये बातें आ रही हैं, लेकिन जहां तक जन आक्रोश की बात है तो लोग इस बात से नाराज हैं कि वहां पर पूरी तरह से मिसमैनेज किया गया है, वहां पर सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल रही है, और अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां पर कोरोना की महामारी के साथ साथ अब वहां पर लोगों की मौलिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में वहां बदहाली का आलम है। सही बात है, बदहाली का जबरदस्त आलम है। बदहाल पहले से था और इस विस्फोट ने मानो कमर तोड़कर रख दी है लेबनान की। लेबनान से आज की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। महाविस्फोट के बाद लेबनान में हम आपको बता ही रहे हैं कि गृह युद्ध छिड़ गया है, जबरदस्त दंगे भड़क गए, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लोग सरकार और सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेबनान के कई मंत्रालयों पर खास बात यह कि उग्र भीड़ ने कब्जा कर लिया। इसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल था। विदेश मंत्रालय पर भी जो प्रदर्शनकारी थे वो पहुंच गए और मंत्रालय को अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह से ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को भी भीड़ ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात इस महाविस्फोट के बाद लेबनान में पैदा हो गए। बेरूत से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये साफ इशारा कर रही हैं कि इस वक्त गृह युद्ध छिड़ गया है लेबनान में। सुरक्षा बलों की बिल्कुल सुनी नहीं जा रही। जन आक्रोश के सामने लेबनान सरकार भी बेबस नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप लेबनान की सड़कों का हाल देखिए, बेरूत में किस तरह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर वाहनों में आग लगा रहे हैं।
सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जिन मंत्रालयों का मैंने जिक्र किया, जिसमें विदेश मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय, उन मंत्रालयों के अंदर भीड़ पहुंच गई और मंत्रालयों पर कब्जा कर लिया धावा बोलने के बाद। ये तस्वीरें जो हैं ये साफ जाहिर कर रही हैं कि आखिर इस वक्त बेरूत में, लेबनान में हालात कैसे हैं। महाविस्फोट के बाद लेबनान में गृह युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 3 मंत्रालयों पर कब्जा हो चुका है भीड़ का, और कहीं ना कहीं लेबनान की सरकार भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अनाज का संकट पैदा हो गया है, अनाज का जो स्टॉक है वो बेहद कम है, इस वजह से भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लेबनान की पुलिस और सेना पर भीड़ ने हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने सेना और पुलिस पर पत्थर बरसाए। गृह युद्ध छिड़ा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त लेबनान की सड़कों पर। तस्वीरें आपके सामने बेरूत से आ रही ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि इस वक्त हालात कितने चिंताजनक और तनावपूर्ण हो गए हैं। लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, मंत्रालयों पर भीड़ धावा बोलकर कब्जे में ले रही है। हमारे साथ शकील अहमद साहब मौजूद हैं, ईरान से हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। शकील अहमद साहब, क्या ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से लेबनान की जो इशारा भी किया गया है कि आने वाले वक्त में वक्त से पहले चुनाव कराए जाएं ताकि हालात को नियंत्रण में किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उससे लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत होगा, क्या यही इलाज नजर आ रहा है क्या इस वक्त जो हालात हैं? सर, आपके खबरों के अनुसार जो आपने कहा कि गृह युद्ध छिड़ गया है, ऐसा लग रहा है कि लेबनान अब एक दूसरे गृह युद्ध के कगार पे खड़ा है। लेबनानी का जहाँ तक है तो वो महीनों से भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं के खिलाफ सड़कों पे उतर रहे थे, लेकिन ये जो मंगलवार का विस्फोट था वो हालात को से बदतर करता चला गया। और इसका जो है, इसका श्रेय सिर्फ जो है वहाँ के पॉलिटिकल राजनीतिक दलों को ही नहीं जाता है, वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल खिलाड़ियों पर भी जाता है। जैसे कि आपको पता होगा और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान बहुत सालों से जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता आ रहा है, और सऊदी अरब दूसरी तरफ वो मार्च 14 अलायंस जो है, जो रफीक हरीरी की पार्टी थी, जो अब उसका बेटा के हाथ में है, साद हरीरी, उसको करती आ रही है, और कुछ और दलें जो है जो क्रिश्चियन पार्टी है। तो इलेक्शन जहां तक जो है, कल रात में जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि एक नया इलेक्शन ही इसका हल निकाल सकता है। वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एक इलेक्शन भी होता है तो फिर वही पॉलिटिकल अथल पथल बना रहेगा, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम जो है 1980 के दशक के गृह युद्ध के बाद जो बनाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर सुन्नी पार्टी का होगा और वहाँ के जो है पार्लियामेंट के जो है स्पीकर वो शिया पार्टी के होंगे, और जो वहाँ के राष्ट्रपति वो क्रिश्चियन समुदाय के होंगे। अच्छा। तो ये सिस्टम जो बनाया है, वो सिस्टम कभी भी वहाँ की जो पॉलिटिकल गतिविधियां है उसको कभी भी शांत नहीं कर सकती है। और लोग का आक्रोश जो है बहुत पॉलिटिकल पर ही नहीं, उसके जो है, क्योंकि जहाँ हिजबुल्लाह का सवाल है तो हिजबुल्लाह ने जो है, हिजबुल्लाह के महासचिव ने जो है 2 दिन पहले उसने इस चीज को कर दिया कि उसका कोई भी हथियार वहाँ पे जहाँ पे ब्लास्ट सीन था वहाँ पे रखा गया था या उसका कोई हाथ है। लेकिन आपको अगर याद होगा एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही वो एक इजराइल में घुसपैठ की जो है उससे क्या कहते हैं, कहा था कि वो हिजबुल्लाह के कुछ मेंबर जो है घुसपैठ करना चाहते थे। लेकिन अब टाइमिंग का रखना होगा कि उस वक्त टाइमिंग जब एक यूएन स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है वो रफीक हरीरी मर्डर केस पे जब राय देने वाला था तो ये विस्फोट हुआ। बिल्कुल, तो उसको भी ख्याल पड़ेगा कि ये जो है वहाँ की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। अगर एक नया जो ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात आपने बताई शकील अहमद साहब, और बहुत तफसील से जानकारियां दी। हम अपने दर्शकों को एक अहम जानकारी देते हैं, उसके बाद मैं मनीष का रुख करूंगा। बेरूत धमाके में अब तक करीब 160 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही परमाणु बम जैसे इस विस्फोट में 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान की कोस्ट लाइन पूरी तरह से ठप हो गई है, और जिसने भी
इस विस्फोट की, इस महाविस्फोट की तस्वीरें देखी हैं, यह अंदाजा पहले से ही था कि कोस्टलाइन पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि पोर्ट का पूरा इलाका जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर और आपको बता दें, लेबनान महाविस्फोट का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे इस महाविस्फोट के, लेकिन एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए, भयानक वीडियो है ये। इसमें नजर आएगा आपको कि आसपास की जो इमारतें थीं उसमें रह रहे लोगों का क्या हाल हुआ। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। नया सीसीटीवी वीडियो है ये। इसमें आप देखेंगे किस तरह से जो आसपास की इमारतें थीं उसमें लोगों को इस विस्फोट के बाद जबरदस्त झटका लगा। ये देखिए तस्वीरें, और ऐसे तमाम वीडियोस बेरूत से इससे पहले भी सामने आए हैं, जिसने लोगों को दहला कर रख दिया है। अब ये जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, बिल्कुल नया वीडियो, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। ये TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं लेबनान का बेरूत पोर्ट पर जो महाविस्फोट हुआ, जिसे एटम बॉम्ब जैसा धमाका माना जा रहा है। उसके बाद आसपास के इलाकों का हाल क्या हुआ, एक और नया वीडियो आपके सामने। ये देखिए कैसी तबाही मची है इस महाविस्फोट के बाद। बेरूत शहर जो कि अच्छा खासा खूबसूरत शहर था, वो कैसे तबाह बर्बाद हो गया है इस महाविस्फोट के बाद। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक जो वीडियो सामने आ रहे थे वो लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों से कैद किए थे, लेकिन ये सीसीटीवी वीडियो, ये नया वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में बेरूत में जब धमाका हुआ तो उस वक्त आसपास के इलाकों का क्या हाल हुआ, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरूत में धमाका होता है और 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक इसकी गूंज सुनाई देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना जबरदस्त था। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो गए कहां। पोर्ट का स्टाफ, 100 से ज्यादा पोर्ट का स्टाफ इस वक्त गायब है। और देखिए इस विस्फोट के बाद पूरे शहर की हालत क्या हो गई है। ये अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये बयां करें। पूरा शहर जो है वो उजड़ चुका है, तहस नहस हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, और ऐसे में हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि लेबनान में जो कुछ हुआ, जिस तरह की थियरीज अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि ईरान भी हमारा मित्र देश, अमेरिका और इजराइल भी हमारे मित्र देश। ईरान को सपोर्ट करता है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो है वो ईरान के सपोर्ट से कहीं ना कहीं चल रहा है, ये जानकारी भी हर किसी को है। हमारी सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, भारत सरकार फिलहाल इस मामले में लेबनान सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दे चुकी है। हाँ। और भारत सरकार इस मामले में जरूरी मदद जो प्रोवाइड की जा सकती है उसको लेकर सोच रही है। रही बात कि किसकी जिम्मेदारी है, इसको लेकर हम सबको पता है कि किस तरह से लेबनान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग को खारिज कर दिया है। और यही वजह है कि लेबनान में भी इन लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति है, क्योंकि आज की तारीख में लेबनान की मौजूदा सत्ता से लोगों का भरोसा नहीं है। लोग जिस तरीके से तमाम मंत्रालयों को कब्जा कर रहे हैं, लोगों का कहना यही है कि जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि बेरूत के मर्टियर स्क्वायर में लोग जमा हो रहे हैं और फांसी का फंदा लगाए घूम रहे हैं कि इस फंदे में उन लोगों को लटकाया जाना चाहिए जो इसके लिए जवाबदेह है। अब जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही जांच से ही पता चलेगी, और भारत सरकार भी उस जांच का इंतजार कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जांच निष्पक्ष हो, ना कि यह एक प्रायोजित जांच हो जिसमें कि जो उत्तरदायी लोग हैं उसको बचाने के लिए कहीं आप स्वाभाविक जो आपके दुश्मन है उसकी तरफ आप सुई घुमाना चाहते हैं। मसलन कोई इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई किसी और संगठन को जिम्मेदार ठहरा है। जिसने जो किया, जिसकी लापरवाही थी, जिसकी गलती थी, उसको जब तक सजा ना मिले। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बीच में चूंकि 6000 लोग घायल थे, 160 लोग मारे गए, 60 लोग लापता हैं, तो दुनिया भर के तमाम देश आज लेबनान को मदद पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय समय अनुसार शाम में एक वर्चुअल डोनर मीट भी है जिसमें खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिका ने $15 मिलियन के खाना, दवाइयां देने का भरोसा जताया है। ब्रिटेन ने $5 मिलियन देने की घोषणा की है। दुनिया के तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने भी मदद की घोषणा की है। एक ऐसी स्थिति में लेबनान की सरकार को यह चाहिए कि वो लोगों तक मदद भी पहुंचाए और जो लोग इसके लिए कसूरवार है उसकी जवाबदेही तय की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुझे लगता है कि मरने वाले आत्मा को भी तभी शांति मिल पाएगी। बिल्कुल।
बिल्कुल, जेरूसलम का हम रुख करते हैं। हरिंदर मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा साहब, लगातार इस महाविस्फोट के बाद देखिए अलग अलग थ्योरीज तो दी ही जा रही हैं। इजराइल पर भी आरोप लग रहे हैं। इजराइल, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जेरूसलम से आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, वहां पर लगातार हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इजराइल के जो अखबार हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई भारत को और क्लियरली हिजबुल्लाह पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हो क्या रहा है, आप क्या देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ? देखिए, यहाँ पर जितनी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, अखबारों में इसकी चर्चा है, टीवी चैनलों पर इसकी चर्चा है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि इसके लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। ये बात कहीं भी नहीं कही जा रही है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये लापरवाही की वजह से हुई है। हाँ। हालांकि ज़रूर, जो कि मैंने पहले भी कहा, लोग ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है उसकी वहाँ पर बहुत मजबूत पकड़ है, और लापरवाही अगर वहाँ पर हुई है तो बंदरगाह पर जिस तरह की उसकी पकड़ थी, या फिर अब तो वो सरकार का हिस्सा भी है, उसके समर्थित पार्टियां वहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी अगर तय की जाएगी तो किसी हद तक उसकी तरफ भी उंगली उठेगी। हाँ, दूसरी बात, जो इसराइल के साथ जो टाइमिंग की भी बात पहले शकील कह रहे थे, जी, तो टाइमिंग जो है, यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर काफ़ी समय से जो है तनाव बना हुआ है। एक हिजबुल्लाह के कमांडर को कहा जा रहा है कि इसराइली हमले में वो मारा गया, और उसके बाद से स्थिति यहाँ पर काफ़ी कशीदगी नज़र आई। अच्छा। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इसराइल पर था, और उसके बाद जो कुछ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हिजबुल्लाह के तरफ से लेबनान बॉर्डर पर, तो इसराइल ने दरअसल संयम बरतते हुए, ये भी यहाँ पर वीडियोस भी हैं जो चल रहे हैं कि इसराइली फौज ने देखा कि लोग जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसराइल ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसराइल ने यही कोशिश की कि वो वापस लेबनान में चले जाएं। वहाँ पर यूनिफिल का एक अपना भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। शकील अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, आपका भी शुक्रिया। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, राज काद्यान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आप सबके जरिए जैसा विश्लेषण TV9 भारतवर्ष पर होता है वैसा और कहीं नहीं होता, और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।